हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। और भूगोल में ज्योग्राफी में हम करने वाले हैं 5 साल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, लास्ट 5 ईयर। तो ये जो सिंगल वीडियो है, इस सिंगल वीडियो में आपको 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर कवर करा दिए जाएंगे। और ये रहने वाली है जैक बोर्ड यानी कि जो झारखंड बोर्ड है, झारखंड बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं। ठीक है, इसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके शॉर्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी लॉन्ग क्वेश्चन आप अच्छे से सीख जाओगे। और मैप आपको करा दिए तो आपको मैप की भी अच्छी से आपकी मैप की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, अच्छे तरीके से इस पेपर को समझना है। अब देखो, डिटेल में चैप्टर आपको जरूर पढ़ने हैं, उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, कंप्लीट वीडियो है। आप क्लास 12 ज्योग्राफी की मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। और ये जो प्लेलिस्ट है ये 2025-26 में बनाई गई थी। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। और ये मैंने पिछले साल 2024-25 में बनाई थी। तो आपको जो भी सही लगे आप उसे देख सकते हो, क्योंकि सिलेबस जो है दोनों साल सेम है। एनसीईआरटी मैंने बुक 1 और बुक 2 दोनों यहाँ पे आपको कवर करा रखी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर आपने लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं करा है तो मैंने लाइव क्लास में कंप्लीट बुक 1 एनसीईआरटी एंड बुक 2 एनसीईआरटी दोनों एनसीईआरटी का रिवीजन आपको करा दिया था। ठीक है, तो आपको हमारे चैनल पे जाना है और चैनल में जाके लाइव क्लास वाला जो लाइव वाला ऑप्शन होता है उस पर जाना है और सर्च करना है, तो ये 4 वीडियो आपको दिखेगी। ठीक है, और इसमें आपका कंप्लीट जो है सिलेबस करा दिया है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप इसको जरूर देख लेना ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और ये आरबीएससी, जो बच्चा आरबीएससी बोर्ड से है उसको भी देख सकते हो। ठीक है, आप भी आरबीएससी वाली वीडियो देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि झारखंड बोर्ड के हो तो आप इसे नहीं देख सकते, क्योंकि एनसीईआरटी सब जगह चलती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस देखोगे तो आपकी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो 5 साल के क्वेश्चन पेपर मैंने आरबीएससी के भी करा दिए हैं और सीबीएसई के भी 5 साल के क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। ठीक है, और ये इस तरीके का आपका पेपर होता है झारखंड बोर्ड का। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है इसमें आपके देखो सेक्शन आपका एमसीक्यू वाले भी होते हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं और आपके मैप भी होते हैं। ठीक है, तो हर तरह के क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर में। और ये सभी तरह के क्वेश्चन जो है मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको अपने स्क्रीन पे यानी लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहाँ पे आपको डिटेल में कराता हूँ। तो बहुत ध्यान से आपको देखना है। अब बात करेंगे यहाँ पे हम 2025 के क्वेश्चन पेपर की। जो हमारा सेक्शन ए होता है इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू को चेक करते हैं एक बार। आप देखोगे यहाँ पे 25 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स वाले होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये एमसीक्यू होते हैं। ठीक है, बहुविकल्पी होते हैं, इसमें आपको 4 विकल्प दिए होते हैं, उसमें से आपको सही आंसर चूज करना होता है। तो बात करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की कि रुको और जाओ निश्चयवाद संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ये नव निश्चयवाद जो विचारधारा थी, जो संकल्पना थी, इससे संबंधित है। ठीक है, तो अपना ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? ठीक है, तो देखिए खनिज पदार्थ की उपलब्धता जो होती है वो भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। नगरीकरण ये भी प्रभावित करती है। औद्योगिकीकरण ये भी प्रभावित करती है। तो आपका आंसर क्या लगाना है? इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कोल खोज संबंधित है, क्या है ये एक सामूहिक कृषि है। कहाँ पे होती थी ये? सोवियत संघ में होती थी। ठीक है, सोवियत संघ में एक कृषि होती थी जो सामूहिक कृषि कहलाती थी, इसको हम कोल खोज के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग नहीं है? बहुत ध्यान से देखो, कौन सा कुटीर उद्योग नहीं है आपसे ये पूछा गया है। तो टोकरी बनाना तो कुटीर उद्योग होता है, मिट्टी के बर्तन भी घर से बन जाते हैं तो ये भी कुटीर उद्योग है, रस्सी भी घर से बनाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन कागज उद्योग जो होता है ये पर्टिकुलर एक उद्योग होता है जो घर से नहीं हो सकता, तो ये कुटीर उद्योग नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेपर इंडस्ट्री, यानी कि कागज उद्योग जो है ये आपका कुटीर उद्योग नहीं होता। अगला प्रश्न है कि पर्यटन क्या है, यानी जो टूरिज्म होता है वो क्या होता है? तो टूरिज्म को हम तृतीयक क्रियाकलाप मानते हैं। ठीक है, यानी कि ये तृतीयक क्रियाकलाप होता है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय जो रेल मार्ग है ये किसको जोड़ता है? तो अगर आपने ऑस्ट्रेलिया वाला जो मैप है उसमें देखा होगा तो एक तरफ पर्थ है और एक तरफ सिडनी है। ठीक है, ये किसको जोड़ते हैं? पर्थ और सिडनी को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन है कि दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। ठीक है, मैंने इंग्लिश में भी रखा हुआ है, आप इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश में देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उदारीकरण जो था इसको किस वर्ष अपनाया गया था? तो सन 1991 में अपनाया गया था और भारत ने नई आर्थिक नीति लेकर आई थी। ठीक है, उसके तहत उदारीकरण को अपनाया गया था। उदारीकरण का मतलब है अपनी अर्थव्यवस्था को लिबरल बनाना और व्यापार के नियम को सरल करना। ठीक है, ताकि बाहर से हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सके, तो ये था। अगला प्रश्न है कि
निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है? ठीक है, तो जमशेदपुर जो है ये औद्योगिक नगर है, ये आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है कि वृत्ताकार प्रतिरूप नगर का विकास होता है। तो वृत्ताकार जो होता है ये किसी झील के सहारे या फिर कोई तालाब है, मान लीजिए किसी तालाब के सहारे भी हो सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल के वर्षों में भारत में सर्वाधिक संख्या किस देश के प्रवासियों की रही है? तो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं वो बांग्लादेशी रहते हैं, और इलीगल तरीके से आप ये मान लो करोड़ों की संख्या में जो इलीगल बांग्लादेशी मुस्लिम है वो भारत में आके रह रहे हैं, और खासकर असम में, असम से फिर ये पहुंचे बंगाल की तरफ, और बंगाल से फिर ये पूरे देश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये अकॉर्डिंग टू 2011 की जो जनगणना है, ठीक है, 2011 की जो सेंसेक्स है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बिहार जो है वो कम साक्षरता वाला स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिक्षिप्त बस्तियां संबंधित हैं। तो परिक्षिप्त बस्तियां, देखो ये रहा परिशिष्ट, ये एनसीईआरटी की कटिंग है। ठीक है, ये जो मैं आपको कटिंग दिखा रहा हूँ ये एनसीईआरटी की है। तो परिक्षिप्त बस्ती को एकांकी बस्ती भी कहा जाता है। ठीक है, तो परिक्षिप्त बस्ती जो है एकांकी बस्ती भी कहलाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉफी की किस्म है, यानी टाइप है, ये एक वैरायटी है कॉफी की? तो ये देखो अरेबिका, ये भी कॉफी की वैरायटी है, रोबस्ता भी है, लिबेरिका भी है। तो आपका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की समस्या से संबंधित है? तो छोटे खेत, आपको पता है पहले खेत होता है, फिर बाद में उसके बच्चों में बढ़ जाएगा, वो और छोटा हो जाएगा, फिर बाद में उसके बच्चों में बढ़ जाएगा और छोटा हो जाएगा, फिर और बच्चों में बढ़ जाता है और छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटी जोत जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या है, तो ये हो जाएगा। ऋणग्रस्त, आपको पता है हमारे जो किसान होते हैं कर्जे में दब जाते हैं, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सी है निम्न उत्पादकता, बहुत ही उत्पादकता कम होती जा रही है। ठीक है, और लास्ट आ जाएगा इनमें से सभी, तो आपको आंसर डी लगाना है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि जल समस्या के संभावित कारण है। ठीक है, समस्या के क्या कारण हो सकते हैं? तो जल का बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है, ये एक कारण है। जल प्रदूषित हो रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है जल के लिए। जल को रिसाइकल यानी कि पुनर्चक्रण नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक कमी है, क्योंकि हम जल को बहा देते हैं वो व्यर्थ हो जाता है। तो अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कोयला सर्वाधिक, यानी जो कोयला है उसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में कोयले का? तो देखिए वैसे इसके दो आंसर बनते हैं, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, अब सर्वाधिक अगर उत्पादक में देखें तो कई जगह पे उड़ीसा आ जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो भंडारण है इसका, तो ये क्या आ जाता है इसमें? झारखंड में आता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर झारखंड रखना चाहिए आई थिंक, आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, वैसे उड़ीसा में ज्यादा होता है, पर झारखंड और उड़ीसा दोनों में बन सकता है आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत के किस राज्य में जनसंख्या जो है सबसे कम है? तो सिक्किम जो है, देखो ये टाइपिंग आपको ये थोड़ा मतलब क्वेश्चन पेपर ब्लर है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, यहाँ से देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस आपको बताना है कि कौन सा स्टेट है जिसमें पॉपुलेशन जो है बहुत ही कम है, तो सिक्किम में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? तो देखो अभ्रक, कोयला, चूना पत्थर, ये सब अधात्विक ही होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है टाटा लौह तथा इस्पात कंपनी जो है जिसको टिस्को कहा जाता है, कहाँ पे? जमशेदपुर में। ठीक है, ये तो सभी बच्चे जानते होंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि भारत माला जो परियोजना है ये किस से संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण से संबंधित है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में जो कलर टीवी है ये कब आया था? तो 1982 में हमारे यहाँ पे कलर टीवी आया था। ठीक है, इससे पहले जो टीवी होते थे वो ब्लैक एंड वाइट होते थे, तो ये एक मैच हुआ था, उस मैच को देखने के लिए आया था, उसके बाद ये हर जगह चलने लगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है? तो भारत जो है, भारत में अगर हम देखें तो टाटा जो लौह इस्पात कंपनी है ये भी लौह इस्पात से रिलेटेड है। राउरकेला इस्पात संयंत्र भी लौह इस्पात से ही रिलेटेड है। भिलाई जो संयंत्र है ये भी इसी से रिलेटेड है, तो अपना आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि एयर इंडिया का संबंध किससे है? तो ये वायु मार्ग से है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में मलिन बस्ती है, या जो गंदी बस्ती होती है हमारे यहाँ पे, इसकी मेन समस्या क्या है? यहाँ पे बेसिक सुविधाओं की बहुत कमी है, यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत होती है, नशीले पदार्थ का उपभोग बहुत होता है, तो अपना आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी, यानी इनमें से सभी आंसर ठीक है। ये हमारा यहाँ पे सेक्शन ए जो था, मतलब एमसीक्यू वाला जो पार्ट था वो हमारा हो चुका है। अब पार्ट बी में देखते हैं। ठीक है, पार्ट बी में आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कई तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कर्तन और दहन कृषि से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसको स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है, और नॉर्थ ईस्ट में इसको
झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखो, जैसे किसान व्यक्ति है, कोई खेती करता है, वो मान लीजिए उसके पास एक खेत है, इसको नाम दे दिया मैंने ए, उसके पास दूसरा खेत है, उसको नाम दे दिया मैंने बी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अगर वो इस खेत में खेती कर रहा है तो इस खेत को बिल्कुल परती छोड़ देगा, यानी खाली छोड़ देगा। अब खाली छोड़ देगा तो यहाँ पे घास जम जाएगी, ठीक है, यहाँ पे झाड़ियाँ और अन्य पौधे, खरपतवार जम जाएगा। तो जब तक वो 1 साल 2 साल 3 साल इस वाले खेत में खेती कर रहा है, तब तक इसमें खूब झाड़ियाँ उग जाएंगी। बाद में क्या करेगा, वो इस खेत को परती छोड़ के इस खेत में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ खेती शुरू करेगा। तो क्या करेगा, जो भी जंगल था उसको काट देगा और उसमें आग लगा देगा। तो आग लगा देगा तो उससे राख हो जाएगी, ठीक है। तो वो राख जो होती है जमीन की जो उर्वरक शक्ति होती है उसको बढ़ाती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो इस पे खेती करेगा, तो ये जो खोई हुई उर्वरक शक्ति है उसके पहले वाले खेत की 2-3 साल में ये वापस प्राप्त कर लेगी, ठीक है। तो ये जो तरीका होता है इसको हम कहते हैं कर्तन या दहन कृषि, इसको झूम खेती के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कुटीर उद्योग के 2 एग्जाम्पल आपको बताने। तो देखिए, जैसे टोकरी घर पे बनाते हैं तो ये कुटीर उद्योग का एग्जाम्पल है। मिट्टी के बर्तन बनाना, या मान लो आपने देखा होगा कई लोग लिफाफा बनाते हैं घर पे, ठीक है, कागज के लिफाफे, या आपने अचार बनाते हुए भी देखा होगा लोगों को, अचार पापड़ वगैरह बनाए जाते हैं, ये सब घर पे बन जाते हैं, कुटीर उद्योग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यटन क्या है, टूरिज्म क्या होता है। तो टूरिज्म एक ऐसी गतिविधि होती है जिसमें लोग अपने मनोरंजन के लिए, ठीक है, अपने खुशी के लिए, अवकाश के दिनों में दूसरे जो देशों में भी हो सकता है टूरिज्म, या अपने देश के किसी भी स्थान पे, यानी हम टेम्परेरी तौर पे, ठीक है, जाते हैं। तो हम टेम्परेरी तौर पे वहाँ पे जाते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन वहाँ पे रहते हैं, इसी को टूरिज्म कहा जाता है। फिर हम वहाँ पे जाते हैं तो भाई हम होटल भी लेते हैं रहने के लिए, हम वहाँ पे खाते पीते हैं, तो उससे जो वहाँ के जो ढाबे रेस्टोरेंट है उनको फ़ायदा होता है, होटल से होटल वालों को फ़ायदा होता है, रोज़गार मिलता है। हम बाज़ार से अगर कुछ शॉपिंग करते हैं तो बाज़ार के लोगों को रोज़गार मिलता है, ठीक है। तो यही मतलब टूरिज्म अपने आप में एक व्यापार के रूप में भी देखा जाता है इसको। अगला है कि निर्यात से क्या अभिप्राय है, यानी एक्सपोर्ट करना। अब मान लो हमारे देश में कोई वस्तु बनती है या हमारे देश की कोई सेवा है, सर्विस है, जब हम उसको दूसरे देशों को बेच देते हैं, ठीक है, उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो इसी को एक्सपोर्ट कहा जाता है। प्रवास क्या होता है, माइग्रेशन। प्रवास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, ठीक है, तो इसको प्रवास कहा जाता है। अब वो कारण क्या हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है, हो सकता है रोजगार के लिए गए हों, शिक्षा पाने के लिए, या बेहतर जीवन की तलाश में गए हों, या विवाह के बाद भी कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो कई कारण इसके हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण का कोई एक स्रोत बताना है, केवल एक स्रोत बताना है, ठीक है। तो आपको पता है जो गाड़ियां होती है, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है। गैरिसन यानी जिसको छावनी नगर कहा जाता है, इससे क्या अभिप्राय है। तो ये ऐसे नगर होते हैं जहाँ पे सेना के सैनिक जो होते हैं वो रहा करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, सैन्य गतिविधियों के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। तो इसको गैरिसन नगर कहा जाता है। अगला है कि रबी की फसल क्या है, और ये ऋतु किस ऋतु की फसल है। तो देखिए, रबी की फसलें जो ऐसी फसलें होती है जो सर्दी के मौसम में बोई जाती है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे रबी, तो जो अक्टूबर का शरद मास होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सब सर्दी के महीने, ठीक है, जनवरी फरवरी और मार्च तक में इसको, फरवरी से मार्च तक में इसको काट लिया जाता है। तो ये सब क्या होती है, ये सर्दी शीत ऋतु वाली फसलें हैं, ठीक है। और इसमें कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो इसमें गेहूं उगाया जाता है, जौ चना हो गया, सरसों हो गया, तोरई हो गया, ठीक है, ये उगाई जाती है। जीवन प्रत्याशा क्या होता है, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो इसमें देखा जाता है कि किसी देश में एक एवरेज एज कितना लोग जी जाते हैं। आप देखोगे भारत में अगर आज के समय में देखें तो लोग 60 से 70 साल जी जाते हैं, ठीक है, जी लेते हैं। और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे 80 साल भी जी जाते हैं लोग। तो कुछ देश ऐसे भी होंगे जहाँ पे 50-60 साल में ही मर जाते होंगे। तो इसी को जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। अब सेक्शन बी, यानी कि इसमें आपके वेरी जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, अब इसमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 150 शब्दों में आंसर देना है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बताया हुआ है, आप पेपर में डिटेल में लिख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं संचार सेवाएं क्या है। तो संचार यानी कम्युनिकेशन जो सर्विसेज होते हैं इसको कहा जाता है। तो ये सेवाएं जिसके माध्यम से सूचना या संदेश या कोई विचार एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाया जाता है, इसको हम संचार सेवा कहते हैं। अब इसका माध्यम कोई भी हो सकता है, जैसे डाक के जरिए पहुंचाया जा सकता है, टेलीफोन के जरिए, मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए, रेडियो या टेलीविजन के जरिए, पत्र के जरिए, ठीक है, या मैगजीन के जरिए। तो कोई भी मतलब ये हो सकता है तरीका, माध्यम। अब इसी में आगे क्या पूछा हुआ है कि ये किस प्रकार पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। तो पूरी दुनिया को ये प्रभावित कर रहा है। आपने देखा होगा कि संचार सेवाओं ने दुनिया को वैश्विक गांव बना दिया है। लोग तुरंत एक दूसरे से कांटेक्ट आज की डेट में कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आज के समय में सुविधाएं उपलब्ध हैं, इंटरनेट से सभी जुड़े हुए हैं, तो आपस में बात कर सकते हैं।
फिर व्यापार और शिक्षा देखें, ये ऑनलाइन हो चुके हैं। समाचार और जानकारी जो है तुरंत पूरी दुनिया में फैल जाती है। देशों के बीच में दूरी और समय का महत्व जो होता है वो कम हो जाता है। अगला है वायु परिवहन के कोई 3 लाभ बताइए। तो ये सबसे तेज परिवहन का साधन होता है। आप सभी जानते हैं कि एरोप्लेन से अगर आप कहीं जाते हो तो बहुत तेजी से आप कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है, और कोई दूसरा माध्यम इतना तेज नहीं होता है। फिर दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र में आसानी से आप इसके जरिए पहुंच सकते हो। समय की बचत करता है, और इमरजेंसी वाली कंडीशन आ जाए तो उसमें भी ये काफ़ी उपयोगी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण के आपको कोई 3 लाभ बताने हैं। तो जैसे भूजल स्तर बढ़ाता है, यानी भूमि में अगर आप बारिश का पानी बचा लेते हो तो आपका जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप जमीन का पानी कम यूज़ करोगे, आप उसी पानी को यूज़ कर लोगे। तो एक तो ये लेवल बढ़ाएगा। फिर पानी की कमी के समय में ये आपको मदद करेगा, ठीक है, यानी बचत अगर आपने पानी की कर रखी है तो जिस समय में पानी की कमी होती है आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर बाढ़ और जल भराव की समस्या को भी ये कम करता है। अगला है सघन बस्तियों की विशेषता बताइए। सघन बस्ती वो बस्ती होती है जिसमें घर जो होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल जुड़े हुए बने होते हैं, जॉइंट में बने होते हैं, ठीक है, एकदम आसपास घर होते हैं। और यहाँ पे जनसंख्या जो होती है, जनसंख्या का घनत्व भी ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाएं जो होती है आसानी से उपलब्ध होती हैं। लोग सामूहिक जीवन रहते हैं, जीते हैं एक दूसरे के साथ, आपसी सहयोग के साथ रहते हैं। अगला प्रश्न है कि तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की विशेषता जो है ये आपको बतानी है। तो देखिए, तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो ये सेवा प्रदान करते हैं, ठीक है, यानी ये सर्विसेज आती है इसमें, जैसे परिवहन की सेवा हो गई, बैंकिंग हो गई, एजुकेशन हो गया, ठीक है। इनमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता बल्कि सेवाओं का उत्पादन होता है। ये लोगों के जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाते हैं। अब मान लो आपको अपने घर से अपने गाँव जाना है तो आप कैसे जाओगे? बस से जाओगे, ट्रेन से जाओगे। तो वो जो परिवहन की आप सेवा ले रहे हो ना, तो वो सर्विसेज जो होती है वो इसमें आ जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कार्यशील जनसंख्या की मुख्य विशेषता बतानी है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है। यानी इसमें आ जाता है 15 साल से लेके 59 साल तक के जो आयु वर्ग है इसके लोग आ जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लोग आर्थिक गतिविधि करते हैं, यानी कि कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि अर्निंग हो, ठीक है, कमाई हो। इसमें सामान्यतः 15 से 59 वाले वर्ग वाले लोग आ जाते हैं, और ये देश के आर्थिक विकास और उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मान लीजिए जिस देश में इस एज यानी इस आयु वर्ग के लोग ज़्यादा होंगे तो उस देश में कार्य ज़्यादा होगा और आर्थिक प्रगति भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण, यानी आपको पता है गाँव से लोग नगर की यानी शहर की तरफ आ जाते हैं, तो गाँव से लोग नगर की तरफ क्यों आते हैं भाई, क्या कारण है? तो बेहतर रोजगार की तलाश में आते हैं लोग, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उनको मिल जाती है इसलिए लोग आते हैं। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में आते हैं तो वहाँ पे इनको रोजगार मिल जाता है, तो ये भी एक रीज़न है। शहरों में बेहतर जीवन मिल जाता है, लोगों को सुविधाएं मिल जाती है, बिजली, सड़क, पानी, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी सुविधाएं आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। नेक्स्ट है कि नगरीय बस्तियों की समस्या आपको बतानी है, यानी नगरीय जो बस्ती है उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आपको पता है यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड एरिया हो जाता है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आवास की कमी है, लोग झुग्गी झोपड़ियों में मजबूरी में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी बढ़ जाती है। यातायात में आप देखोगे जाम लगा रहता है सड़कों पे, घंटे घंटे लोग घंटों तक लोग क्या करते हैं, फंसे रह जाते हैं जाम में। प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, पानी और स्वच्छता की बहुत कमी होती है, बेरोजगारी भी हो जाती है, अपराध जो होता है यहाँ पे बढ़ने लगता है। अब इसी में यानी जो आपका जो दूसरा पार्ट है उसमें सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा ज़्यादा 250 वर्ड के आसपास आपको आंसर करना होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में लौह इस्पात उद्योग की जो स्थिति है इसको निर्धारित करने वाले कारक बताइए, ठीक है। अब मैं आप यहाँ पे आपको 250 वर्ड में आंसर नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में दे रहा हूँ, आपको पेपर में बढ़ा के लिखना है। लेकिन आप डिटेल में जानना चाहते हो ना, तो मैंने चैप्टर की वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाओ, सभी चैप्टर की वीडियो बहुत डिटेल में बना रखा है, आपको वहाँ पे काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो भारत में लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति के प्रमुख कारक क्या है? तो कच्चे माल की उपलब्धता, आपको पता है कि कच्चा माल जहाँ पे उपलब्ध होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, उद्योग जो है, लौह इस्पात उद्योग जो है वहाँ पे स्थित होंगे। जैसे लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर आदि जहाँ पे आसपास होगा वहाँ पे उद्योग लगेंगे। फिर परिवहन सुविधा, यानी कि भाई वहाँ पे जब उद्योग लगाए जाएंगे तो कच्चा माल आ रहा है और बना हुआ प्रोडक्ट जा रहा है, तो यानी वहाँ पे परिवहन ट्रांसपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे चाहे रेलवे हो, चाहे सड़क हो, या जो भी ट्रांसपोर्ट हो अवेलेबल होना चाहिए। फिर जल की उपलब्धता, क्योंकि भाई जल भी चाहिए होगा, बिल्कुल ज़रूरी है। और श्रम की उपलब्धता, आपको पता है कि अगर उद्योग लगाया जाएगा
तो उद्योग में काम कौन करेंगे? मजदूर करेंगे। तो जहाँ पे श्रम होगा, जहाँ पे सस्ता और कुशल श्रमिक यानी मजदूर मिल जाएंगे, वहाँ पे उद्योग स्थापित होंगे। फिर बाजार से निकटता, क्योंकि भाई उद्योग लगा हुआ है, मान लो उद्योग में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कहाँ पे जाएगा? बाजार में जाएगा। अगर बाजार वहां से मान लो हजारों किलोमीटर दूर होगा, तो भाई उसको ट्रांसपोर्ट में कितना पैसा लगाना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा लगेगा। तो कहने का मतलब है आसपास बाजार होना चाहिए, जिससे कि बेनिफिट ज़्यादा हो सके। ठीक है। ऊर्जा संसाधन यानी बिजली कोयले की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी अवेलेबल आसपास होना चाहिए। ठीक है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सड़क परिवहन जो होता है, ये परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में ज़्यादा उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि सड़क परिवहन जो है ये आपको डोर टू डोर पहुंचाता है। आपको अपने घर से अपने दोस्त के घर जाना है तो आप सड़क से जाओगे। ठीक है। आपको आपके घर में आप अमेजोन फ्लिपकार्ट या किसी भी ई कॉमर्स साइट से कोई प्रोडक्ट मंगाते हो, तो वो सड़क मार्ग से ही होते हुए आपके घर तक आता है। ठीक है। ये डोर टू डोर कनेक्ट होता है। फिर छोटी दूरी की यात्रा के लिए सस्ता और सुविधाजनक होता है। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में इसको बनाया जा सकता है। ठीक है। वहाँ पे भी आसानी से पहुँच सकता है। लचीला परिवहन यानी समय और मार्ग जो होता है अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको बदला भी जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इसको घटाया जा सकता है, इसको चौड़ा किया जा सकता है। ठीक है। रेल और जल परिवहन की तुलना में ये कम समय में शुरू किया जा सकता है। ठीक है। उसमें रेल और इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकरण करना है। तो देखो, कार्य के आधार पे अगर नगरों की बात करें, कई जगह पे ये प्रकार्य भी लिखा होता है। ठीक है। मान लीजिए पेपर में प्रकार्य लिखा हो तो भी सेम ही होगा। तो देखिए, प्रशासनिक नगर हो गए जहाँ से सरकारी काम चलते हैं, सरकारी कार्यालय होते हैं, जैसे दिल्ली हो गया एग्जाम्पल। ठीक है। चंडीगढ़ हो गया। फिर औद्योगिक नगर जहाँ से उद्योग होते हैं, स्थापित हो, जैसे जमशेदपुर हो जाएगा। व्यापारिक नगर जो कि व्यापार के लिए फेमस होते हैं, मुंबई आपने पढ़ा होगा। शैक्षणिक नगर जो एजुकेशन के लिए फेमस है, ठीक है, वाराणसी हो जाएगा, अलीगढ़ वगैरह हो जाएगा। पर्यटन धार्मिक नगर जो टूरिज्म के लिए फेमस है, जो धार्मिक महत्व के लिए फेमस है, जैसे हरिद्वार हो गया, मथुरा, वृंदावन हो गया। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में चावल के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं के बारे में आपको बता रहा है। चावल के उत्पादन के लिए बेहतरीन भौगोलिक दशा क्या होती है? देखो, इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए 20 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास। ठीक है। सेल्सियस में बात कर रहा हूँ। ठीक है। और बारिश चाहिए ज़्यादा, क्योंकि भाई चावल की खेती में बहुत ज़्यादा पानी लगता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी। तो अच्छी बारिश वाली जगह पे ही होगा, जहाँ पे सिंचाई के साधन होंगे वहीं पे चावल उगेगा। सूखी शुष्क भूमि वाली क्षेत्र में नहीं उगने वाला ये। ठीक है। फिर समतल भूमि भी होनी चाहिए। पानी रुकने के लिए समतल खेत भी जरूरी होते हैं, क्योंकि पानी को उसमें रोकना पड़ता है। उपजाऊ मिट्टी, आपको पता है जलोढ़ या चिकनी मिट्टी जो है ये इसके लिए चाहिए होती है। इसीलिए आप देखोगे जो नदियाँ होती है, नदियों के आसपास आप देखोगे जो ये जो बस्तियाँ बसती हैं, वहाँ पे आपको चावल की खेती ज़्यादा दिखती है, क्योंकि नदियों से आसानी से पानी अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण क्या है और वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या कैसे है? तो वायु प्रदूषण वो स्थिति होती है जब हवा में धूल मिल जाए, धुआं मिल जाए, या कोई हानिकारक गैस मिल जाए, तो उससे हवा जो होती है प्रदूषित हो जाती है। भारत में वायु प्रदूषण की समस्या जो है बहुत गंभीर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेजी से वाहन बढ़ रहे हैं। ठीक है। गाड़ियाँ बढ़ रही है, गाड़ी बढ़ेगी तो भाई पॉल्यूशन बढ़ेगा, धुआं बढ़ेगा। ठीक है। कारखाने और उद्योग भी स्थापित हो रहे हैं, जिससे निकलने वाला धुआं जो होता है वायु में घुल जाता है, और कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रदूषित कर देता है वायु को। फसल के बाद जो पराली बचती है, लोग क्या करते हैं, किसान लोग उसको जला देते हैं। पराली जलने के बाद इतना धुआं होता है और वो हवा के जरिए हर जगह फैल जाता है, जिसके कारण वायु प्रदूषण बहुत बढ़ता है। जनसंख्या बढ़ रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। कचरा और ईंधन जो होता है, इसको जलाया जब जाता है, मान लो लकड़ी को या कोयला को जलाया जाता है, तो उससे पोल्यूशन होता है। ठीक है। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण जो हमारी हवा है उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब होती जा रही है, और हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारी हेल्थ पे भी इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। आप देखोगे अस्थमा की बीमारी हो रही है, लोगों को सांस श्वसन तंत्र से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती जा रही हैं। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मैप बताना है। ठीक है। मैप में आपसे बांग्लादेश पूछा हुआ है, टोक्यो पूछा हुआ है जो कि जापान में है, मैनचेस्टर पूछा हुआ है, मॉस्को पूछा हुआ है, ठीक है, अफ्रीका पूछा हुआ है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये पूरा का पूरा जो महाद्वीप है, ये मैंने जो हाईलाइट करा है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है। मैनचेस्टर अगर आप देखोगे, ये आपको ये ऊपर ब्रिटेन के पास दिखेगा यहाँ पे, और मॉस्को जो है ये रूस में दिखेगा। ठीक है, रसिया के पास, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और टोक्यो जो है यहाँ पे है जापान में। और बांग्लादेश पूछा हुआ है, ये भारत के बिल्कुल यहाँ पे पड़ोस में, यानी बंगाल है, बंगाल के बिल्कुल पड़ोस में आपको दिखेगा। ये क्या है? ये बांग्लादेश है। ठीक है। तो ये आपको बताना था। तो यहाँ पे अपना 2025 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हो चुका है। अब बात करेंगे 2024 के क्वेश्चन पेपर की। ठीक है। और एक बार इसको देख लेते हैं। इसके सबसे पहले हम एमसीक्यू क्वेश्चन पे आते हैं। यस, ये रे। तो देखिए, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी किस
किसने लिखी थी? ठीक है, फेडरिक रैटजेल हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रति 1000 व्यक्तियों में एक वर्ष में जो मृतक होते हैं यानी जो लोग मर जाते हैं उनकी संख्या को क्या कहा जाता है? इसको मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, यानी अशोधित मृत्यु दर। अगला क्वेश्चन है विश्व में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो यहाँ पे गहन निर्वाह कृषि की जाती है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कोयला का सर्वोत्तम किस्म है? यानी कोयला कोयला जो होता है उसमें कई टाइप्स होते हैं, तो जो एंथ्रेसाइट होता है ना ये सबसे बेहतरीन माना जाता है। ठीक है, एंथ्रेसाइट जो होता है सबसे बेहतरीन होता है। अगला प्रश्न है कि पंपास जो घास के मैदान है कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये आपको दक्षिण अमेरिका में मिलेंगे। ठीक है, साउथ अमेरिका। विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इसको कुटीर उद्योग कहा जाता है। आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, जो विनिर्माण होता है वो सबसे छोटी जो इकाई है वो कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग के बाद आते हैं छोटे पैमाने के उद्योग, फिर उसके बाद आते हैं बड़े पैमाने के उद्योग। ठीक है, कुटीर उद्योग जो होता है घर से शुरू हो सकता है, घर में टोकरी बनाना, लिफाफा बनाना, अचार बनाना, पापड़ बनाना या मोमबत्ती बनाना या अन्य छोटी छोटी चीजें, मिट्टी के बर्तन बनाना, घड़े बनाना। ठीक है, ये सब आ जाता है कुटीर उद्योग में। अगला क्वेश्चन है कि ये वे क्रियाकलाप जिनमें तैयार वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण नहीं होता है, यानी कि ऐसे क्रियाकलाप बताने हैं जिसमें तैयार वस्तु यानी प्रोडक्ट जो है पहले से तैयार है उसका उत्पादन और निर्माण नहीं हो रहा है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको तृतीयक क्रियाकलाप कहेगा, और उसको आप चतुर्थक क्रियाकलाप भी कह सकते हो। तो यहाँ पे बी और सी दोनों दे रखा है। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा बी एंड सी दोनों। अगला है कि पर्यटन उदाहरण है। पर्यटन टूरिज्म क्या है? टूरिज्म तृतीय क्रियाकलाप होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। फिर जो आपका NH44 है यानी नेशनल हाईवे जो 44 है ये किसको जोड़ता है? तो देखो ये ऊपर उत्तर से दक्षिण आता है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का मतलब है ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, और नीचे अगर आप आओगे तो ये आपका तमिलनाडु साइड हो गया। ठीक है, तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी इसको जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर किसको जोड़ता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ठीक है, तो ये आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत में इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो ये सन 1995 में इंडिया में लोगों को ये इंटरनेट की सुविधा मिल गई थी। ठीक है, फिर इसमें प्राचीन शहर कौन सा है? तो पटना। देखो जहां पे भी पटना है तुरंत आंख बंद करके लगा दो, क्योंकि पटना जो है प्राचीन शहर में आता है। ठीक है, आपने पाटलिपुत्र वगैरह भी पढ़ा होगा मगध के समय में। ठीक है, तो ये वही पटना है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, चाय उत्पादक प्रदेश। दार्जिलिंग में भी चाय उत्पादन होता है, जलपाईगुड़ी में भी चाय का उत्पादन होता है, कूच बिहार में भी होता है। ठीक है, तो ये सभी हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की फसलें आती है? शुष्क यानी जहां पे ज्यादा बारिश नहीं होती हो, ज्यादा पानी नहीं हो, सूखी जमीन हो, तो वहां पे क्या देखो जूट में बहुत पानी लगेगा, गन्ना में भी बहुत पानी लगेगा, धान में भी बहुत पानी लगेगा, लेकिन बाजरा एक ऐसी फसल है जिसमें ज्यादा पानी नहीं लगता। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जल संभर विकास परियोजना है? तो हरियाली जो था ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाने वाला है, नीरू मीरू भी हो जाएगा, अरवारी पानी संसद भी हो जाएगा। तो अपना आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में नोआ मुंडी और गुआ की खदानें हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो ये झारखंड है। अब ये जो है ये किस लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए। ठीक है, ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि हजीरा हजीरा विजयपुर जगदीशपुर संबंधित है किस चीज से? तो ये गैस की जो पाइपलाइन है इससे संबंधित है। ठीक है, प्राकृतिक गैस के पाइपलाइन से। ठीक है, अगला है कि किस देश की सहायता से बोकारो का जो इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना की गई थी? तो उस समय में सोवियत संघ ने हमारी मदद करी थी। ठीक है, किसने करी थी? सोवियत संघ। इसको USSR भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वस्त्र उद्योग है, कॉटन उद्योग है। ठीक है, यहाँ पे कपड़ा बनाया जाता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है। पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के अधिवास मिलते हैं आपको? सीढ़ीदार ठीक है, पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पे आपको अधिवास मिलेंगे, घर मिलेंगे, फिर यहाँ मिलेंगे, फिर यहाँ मिलेंगे, यानी सीढ़ीदार टाइप से होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं भारत में। नेक्स्ट है कि विभिन्न आयु समूहों में लोगों की संख्या को कहा जाता है, इसको आयु संगठन कहा जाता है। ठीक है, यानी अलग अलग आयु समूह। ठीक है, ये क्या कहलाता है? आयु संगठन कहलाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, ओपेक। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण क्या है? तो देखो इसमें आपका आ जाएगा सौर ऊर्जा भी आ जाता है, पवन ऊर्जा भी आ जाता है, जैव ऊर्जा भी आ जाता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, तो मोटर वाहन, उद्योग, लाउड स्पीकर। देखो मोटर वाहन से भी होगी, उद्योग से भी आपका ध्वनि प्रदूषण होगा और लाउड स्पीकर से भी होगा, तो ये सभी हो जाएंगे। अब बात करेंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन की। तो साक्षरता का मतलब क्या होता है? साक्षरता का मतलब है किसी व्यक्ति की पढ़ने और लिखने की क्षमता। अगर वो पढ़ पाता है, लिख पाता है, थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, तो वो साक्षर माना जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसको बहुत एक्यूरेसी हो, बहुत अच्छे से पढ़ता हो, बहुत अच्छे से लिखता हो, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत अक्षर पढ़ लेता है तो भी साक्षर माना जाता है। ऋतु प्रवास क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पशुपालक लोग मौसम के अकॉर्डिंग अपने पशु और को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में ये ठंडे इलाकों में यानी पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर कृषि की फसलें कौन सी है? तो ये ज्यादातर खट्टे फल उगाए जाते हैं, अंगूर हो गया, जैतून हो गया, खट्टे फल वगैरह, संतरा, नींबू वगैरह, ये सब यहाँ पे उगाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो व्यापार होता है जिसमें कोई देश अपनी वस्तु और अपनी सेवाओं को अलग अलग देशों को बेचता है। ठीक है, किसी एक लोहा इस्पात उद्योग का नाम आपको बताना है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को बता सकते हो आप, कोई कोई भी एक पूछा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप कोई दूसरी भी बता सकते हो, कोई इसमें जरूरी नहीं आपको यही बताना है, कोई भी बता दो। अगला क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, जो नेशनल हाईवे होते हैं, इससे आप क्या समझते हो? तो नेशनल हाईवे जो होते हैं वो मेन सड़कें होती हैं जो देश के विभिन्न राज्यों को जोड़ती है, बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करती है। ठीक है, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करती है। ये 8 लेन हाईवे, 6 लेन हाईवे आपने सुना होगा। एलपीजी का पूरा रूप क्या है? एलपीजी यहाँ पे जो आपकी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, ठीक है, ये होती है। फिर इसके बाद है नगरीकरण से क्या अभिप्राय है? नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों की ओर बढ़ना और शहरों का विस्तार इसमें होता है। ठीक है, आपको पता है कि नगर जो होते हैं बढ़ने लग जाते हैं, अब नगरी, ठीक है, गांव से नगर की तरफ लोग जाने लगते हैं, इसके कारण नगरीकरण होने लगता है। मानव भूगोल की कोई दो शाखा बतानी है तो जनसंख्या भूगोल हो जाएगा, आर्थिक भूगोल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि रेल परिवहन के 3 लाभ बताओ। तो रेल जो है लंबी दूरी के लिए सस्ता पड़ता है, भारी और अधिक सामान ले जाना हो तो रेलवे बहुत अच्छा है, सुरक्षित और नियमित परिवहन का साधन है और भारत में बहुत इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 3 महत्वपूर्ण उपाय आपको बताने हैं। तो कारखानों के गंदे पानी का शोधन करके आपको पता है नदियों में छोड़ दिया जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं जल प्रदूषण की रोकथाम हो सकती है। अब देखो मान लो नदी है, अब नदी में आप डायरेक्ट गंदा पानी छोड़ दोगे तो क्या होगा? नदी गंदी हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। लेकिन अगर उस पानी का ट्रीटमेंट कर लोगे, यानी उसको शोधन कर लोगे, शुद्ध कर लोगे, फिर डालोगे, तो रोकथाम होगी। ठीक है, यानी प्रदूषण कम करेगा। कचरा और प्लास्टिक जैसी चीज़ों को तो कभी भी पानी में, नदी में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उपयोग जो होता है ये भी है स्वच्छता बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं बताना है। तो भारत जो है कच्चा माल और कृषि उत्पादन जो होता है इसका एक्सपोर्ट करता है। आपको पता है हमारे यहाँ से कच्चा माल भी भेजा जाता है, कृषि की जो हमारी फसलें होती है वो भी बेची जाती है। फिर मशीनें और पेट्रोलियम हम बाहर से खरीदते हैं। ठीक है, मशीनें और पेट्रोलियम ज़्यादातर हम बाहर से लेते हैं। विदेशी व्यापार से देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और ये आर्थिक विकास और उद्योग को बढ़ावा भी देने में सहायक होता है। और भारत का व्यापार जो होता है बहुत सारे देशों से होता है। भारत अमेरिका से व्यापार करता है, चीन से व्यापार करता है, आप आसियान कंट्रीज ले लो वहाँ से व्यापार करता है, जापान से व्यापार करता है, फ्रांस से व्यापार करता है, बहुत दुनिया के बहुत सारे देशों से व्यापार करता है, इसराइल से हमारा व्यापार होता है। ठीक है, भारत में भौम जल संसाधनों की पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो भारत में जो भूजल है संसाधन, ठीक है, यानी जो जमीन के नीचे जो पानी है उसको ग्राउंड वाटर कहा जाता है। ठीक है, यानी जमीन के नीचे जो पानी है इसको भौम जल कहा जाता है। ये कुएं या ट्यूबवेल आदि के माध्यम से इसको क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। भारत में भूजल जो है वो पीने, सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अत्यधिक उपयोग के कारण कई क्षेत्रों में भूजल का लेवल गिरता जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी यूज़ किया जा रहा है तो पानी नीचे की तरफ जा रहा है, वाटर लेवल गिर रहा है। ठीक है, और इसे बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? बारिश का पानी जमा करना चाहिए, जल संरक्षण करना चाहिए, पानी को बेवजह बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि की विशेषता बतानी है। तो हमारे यहाँ पे जो कृषि है मानसून पे ज़्यादा निर्भर है, छोटे और बिखरे हुए खेत हैं भारत के अंदर, ज़्यादातर किसान जो है पारंपरिक जो ट्रेडिशनल तरीके आ रहे हैं उसी को यूज़ कर रहे हैं। श्रम प्रधान यानी लेबर बहुत लगती है हमारे यहाँ पे, मशीनों का इस्तेमाल कम होता है। और यहाँ पे विविध जलवायु के कारण अलग अलग फसलें उगाई जाती है। ठीक है, आप देखोगे साउथ में आपको अलग फसल दिखेगी, नॉर्थ ईस्ट में आपको अलग फसल दिखेगी, अलग अलग उसकी किस्में आपको दिखेंगी। ठीक है, तो ये होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विभिन्न प्रकार की जो ग्रामीण अधिवास है यानी ग्रामीण जो बस्तियां हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसके उसकी उसके
उसके लिए उत्तरदायी प्राकृतिक कारक बताने हैं, ठीक है। यानी भारत में जो ग्रामीण बस्ती है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। सबसे पहला है भूमि और स्थलाकृति, यानी भूमि कैसी है। अगर भूमि उबड़ खाबड़ है तो अलग तरीके की बस्तियां मिलेंगी, और भूमि अगर समतल है तो आपको अलग तरीके की बस्ती मिलेगी। इसीलिए आपको पहाड़ी क्षेत्रों में अलग बस्तियां मिलती हैं और समतल क्षेत्रों में अलग बस्ती मिलती है। फिर जल की उपलब्धता, नदी या जल स्रोत अगर आसपास है तो वहाँ पे आपको अलग तरीके की बस्तियां मिलेगी और उसकी जनसंख्या भी आपको ज़्यादा मिलेगी। जलवायु, आप देखोगे जहाँ पे अनुकूल जलवायु है वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन आप जहाँ पे जाओगे जहाँ पे जलवायु बहुत कठोर है, चाहे लद्दाख हो गया या अरुणाचल प्रदेश हो गया, वहाँ पे आपको लोग बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद है मिट्टी की उर्वरता। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र में आपको ज़्यादा बस्तियां मिलती है, यहाँ पे लोगों की जनसंख्या ज़्यादा मिलती है, लेकिन जो अनुपजाऊ क्षेत्र है वहाँ पे आपको कम जनसंख्या मिलेगी। वन और प्राकृतिक संसाधन, यानी संसाधनों की उपलब्धता से बस्तियों का विकास होता है, ठीक है। इसके बाद है प्रवास के तीन आकर्षक, यानी जो प्रवास को आकर्षित करते हैं उसके कारक बताने। तो रोजगार के बेहतर अवसर, अगर रोजगार के अच्छे अवसर होंगे तो आप उधर अट्रैक्ट होंगे। उच्च शिक्षा या अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। बेहतर जीवन स्तर और सुविधाएं मिलती है तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों साथ साथ होता है, ठीक है। यानी इसमें हम फसल भी उगा रहे हैं और साथ में पशुपालन भी कर रहे हैं। इसमें हमें एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाती है। खाद और चारा ये आपको खेत से ही मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि जो चारा फसलें उगाई जाती है या फिर जो कुछ ऐसी फसलें होती है जो चारे के रूप में भी यूज़ कर ली जाती है तो वो भी साथ के साथ हो जाता है। जोखिम कम हो जाता है क्योंकि आपको पता है खेती पे अगर कोई निर्भर है तो अगर बारिश आ जाए या बाढ़ आ जाए तो वो डूब जाता है, तो ऐसे में उसका जो जोखिम रिस्क होता है वो कम हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी लॉन्ग क्वेश्चन वाले सेक्शन की। तो भारत में आज़ादी की प्राप्ति के बाद कृषि विकास की जो महत्वपूर्ण नीतियां हैं इसके बारे में बताना है। तो जब आज़ादी हमें प्राप्त हुई उसके बाद हमारे यहाँ पे कृषि के विकास के लिए कई सारी पॉलिसी लाई गई। सबसे पहला हरित क्रांति। हरित क्रांति में आपको अच्छी क्वालिटी के बीज किसानों को दिए गए, अच्छे उर्वरक दिए गए, सिंचाई का उपयोग, ठीक है, ये भी बढ़ाया गया। और प्रथम पंचवर्षीय योजना उसमें भी किसानी क्षेत्र पे, कृषि सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई के संसाधन प्रोवाइड कराए गए, ठीक है। फिर सिंचाई सुविधाओं का विकास, नहरें बनाई गई, बांध बनाए गए, ट्यूबवेल लगाए गए। भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, किसानों को भूमि के अधिकार दिए गए। कृषि जो है कर्ज में आ जाते हैं तो उनको सब्सिडी दी गई, यानी सरकार जो है बैंक से लोन प्रोवाइड करा देती है, सरकारी सहायता दे देती है। आधुनिक तकनीक का उपयोग, यानी ट्रैक्टर हो गया, मशीनें हो गई और नई तकनीक जो है ये अपनाई गई। भारत में नगरीय बस्तियों के प्रकार, भारत में कई प्रकार की नगरीय बस्तियां, आई थिंक मैं ये आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। मैं इसको रिपीट नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इससे पहले वाले पेपर में मैं आपको ये बता चुका हूँ, ठीक है। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में बात करें तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, इसको नवीकरणीय और पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, ठीक है। ये असमाप्य है यानी ये खत्म नहीं होने वाले, ठीक है। तो इसमें सौर ऊर्जा आ जाता है, यानी सूर्य की किरणों से एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सोलर पैनल के जरिए इसको बिजली बना ली जाती है। पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी का यूज़ कर लिया जाता है। जल विद्युत ऊर्जा हो गया, बायोगैस ऊर्जा हो गया, ज्वारी और भूतापीय ऊर्जा हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये प्रदूषण नहीं होता, इससे भविष्य के लिए सुरक्षित है और ये असमाप्य है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि विश्व व्यापार में सुएज नहर के बारे में बताना है। तो सुएज नहर के आने के कारण यूरोप और एशिया के बीच में डिस्टेंस कम हो गया है और व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। ये जहाज़ों की दूरी कम करता है, समय और लागत को भी बचाता है। तेल परिवहन के लिए बहुत अच्छा माना गया है और विश्व व्यापार में तेज और सस्ता बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। हाल के वर्षों में ध्वनि प्रदूषण बहुत खतरनाक समस्या है, ये बताना है। तो आपको पता है कितनी तेजी से गाड़ियां बढ़ती जा रही है, एक आदमी के बाद दो दो तीन तीन गाड़ियां हो रही है, जिसके कारण क्या है, वो गाड़ियां लेके रोड पे निकलते हैं, खूब हॉर्न बजाते हैं, पौ 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 पौ। इसके कारण क्या होता है, लोग परेशान हो जाते हैं। कारखानों और मशीनों का तेज शोर, कारखाने मशीनों से बहुत शोर आता है। लाउड स्पीकर या शादी समारोह त्योहार में बहुत म्यूजिक तेज बजाया जाता है। निर्माण कार्य यानी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, धम धम आवाज़ आती रहती है, ठोकने पीटने की आवाज़ आती रहती है, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण होता है, इससे लोगों की सुनने की क्षमता पे बुरा असर पड़ता है, तनाव हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सिर दर्द और नींद की समस्या हो जाती है, मानसिक स्वास्थ्य पे भी बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। अंतिम क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको बताना है प्रशांत महासागर, पाकिस्तान, मॉस्को, श्रीलंका, राजस्थान। तो देखिए भारत में सबसे नीचे आप देखोगे, यानी भारत में जो ऐसा है सबसे नीचे ये जो हिस्सा है इसको श्रीलंका यानी श्रीलंका कहा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे राजस्थान है और भारत के जस्ट बगल में पाकिस्तान आपको दिखेगा। मॉस्को पूछा हुआ है तो ये मॉस्को ऊपर हो जाएगा और ये पैसिफिक ओशियन है यानी कि प्रशांत, ठीक है। प्रशांत महासागर पूछा था ना आपसे, प्रशांत महासागर, ये पैसिफिक ओशियन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 2024 का क्वेश्चन पेपर कवर हो गया है।
अब बात करेंगे 2023 के क्वेश्चन पेपर की, और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है, यानी कि रिपीट हो रखे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि ग्रिफिथ टेलर ने कौन सी विचारधारा दी थी, तो नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद इसको कहा जाता है। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप या महादेश कौन सा है, एशिया महाद्वीप है, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि मानव विकास सूचकांक का जो मापक है उसमें कौन सी चीज़ों को देखा जाता है, उसमें हेल्थ को देखा जाता है, संसाधनों तक पहुंच को देखा जाता है, और शिक्षा को देखा जाता है, ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती में खट्टे जो फल होते हैं उसकी कृषि की जाती है, तो भूमध्य सागरीय कृषि में की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पादन करता है, तो उसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, तो व्यापार जो होता है वो तृतीय क्रियाकलाप होता है। किस देश में रेल मार्गों का जाल जो है सघनतम है, अमेरिका का जो रेल मार्ग है, रेल नेटवर्क है, वो सबसे बड़ा है। विश्व व्यापार संगठन जो है ये इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं में कौन सी ग्रामीण अधिवासों में से संबंधित है, प्राथमिक क्रिया जो होता है ये गांव से संबंधित है। जैसे प्राथमिक क्रिया में आप खेती देखते हो, पशुपालन देखते हो, ये सब गांव में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है, तो वाराणसी जो है ये धार्मिक नगर है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है यूपी, उत्तर प्रदेश है। भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है ये 31.16 था, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो इसको अपकर्ष कहा जाता है, ठीक है, अपकर्ष कारक। 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री जो साक्षरता है वो ज़्यादा थी, तो केरल में थी। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। फिर भारत में हरित क्रांति कब हुई थी, 1960 के दशक में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो मक्का जो है ये रोपण फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां, तो गंगा यमुना ये प्रदूषित नदियों में आती है। हल्दिया तेल शोधन कारखाना जो है कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट है झरिया जो है ये कोयले के लिए फेमस है, ठीक है। बोकारो कैसा है, बोकारो मतलब निजी है या सार्वजनिक है, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो अहमदाबाद जो शहर है इसको मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा जो हाईवे है ये NH44 है, जो कि ऊपर से नीचे यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर आता है, ठीक है। ऊपर ये श्रीनगर है और नीचे कन्याकुमारी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पहली रेल जो चलाई गई थी, ठीक है, भारत में, तो ये कहाँ से कहाँ चली थी, ये मुंबई से थाने चली थी। अब आपका एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में बताइए कि भारत की पहली रेल कब चली थी, यानी कौन से सन में चली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता बंदरगाह कहाँ पे है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। और धारावी जो बस्ती है ये सबसे बड़ा स्लम है, तो ये कहाँ पे है, मुंबई में, ठीक है, स्लम है ये। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है, तो वायु प्रदूषण जो होता है ये अम्ल वर्षा का कारण है, ठीक है। फिर जियोग्राफिया जनरलिस ये किसने लिखी है, तो ये बर्नहार्ड्स वेरेनियस ने लिखी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, जलवायु भी करता है, जल की उपलब्धता भी करता है, मृदा भी करता है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है, सबसे कम लिंग अनुपात आपको यहाँ पे सऊदी अरब में दिखेगा, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में कैसा प्रतिरूप घर पाए जाते हैं, तो यहाँ पे सीढ़ी नुमा पाए जाते हैं। जैसे ये मान लो पर्वत है, आपको एक घर यहाँ दिखेगा, दूसरा यहाँ दिखेगा, तीसरा यहाँ दिखेगा, चौथा यहाँ, इस तरीके से सीढ़ी नुमा होते हैं। बुशमैन प्रजाति कहाँ की है, ये अफ्रीका की प्रजाति है, ठीक है, याद रखना, आता है पेपर में। अगला है दामोदर घाटी परियोजना कहाँ से संबंधित है, झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है कि बिटुमिन जो है ये किस प्रकार का खनिज है, तो ये कोयला टाइप का, ठीक है, कोयला टाइप का खनिज है। तो ये हो गया हमारा MCQ वाला सेक्शन। अब बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन रिपीट है मैं वो नहीं करवाऊंगा। प्रवास को हम पढ़ चुके हैं, ये रिपीट है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी रिपीट है। द्वितीय क्रियाकलाप क्या होता है, जो प्राथमिक क्रियाकलाप से जो हमको कच्चा माल मिलता है उस कच्चा माल का इस्तेमाल करके हम एक प्रोडक्ट बना देते हैं, उसमें हम अपनी स्किल इस्तेमाल करते हैं, मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका जिसका मूल्य बढ़ जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसको द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। पर्यटन क्या होता है, टूरिज्म हम पढ़ चुके हैं। परिवहन क्या है, परिवहन एक सेवा है जिसमें लोगों को और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, ठीक है। ग्रामीण बस्ती हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कोई भी एक लौह खनिज का नाम बताना है, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये क्या है, लौह खनिज है।
आगे है कि कुटीर उद्योग के किन्हीं 3 विशेषता बताओ, तो ये हम कर चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं 2024 आई थिंक या 25 वाले पेपर में ये क्वेश्चन था। सड़क परिवहन के लाभ भी हम कर चुके हैं। बाकी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लो, ठीक है। मैं बार बार नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। ये गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं इसको भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है वर्षा का पानी हम कैसे बचा सकते हैं, विधि बतानी है। तो अपनी छत में पानी को जमा कर सकते हैं और पाइप के जरिए हम ले जाके जो भूमिगत टैंक होते हैं उसमें जमा कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक गड्ढा होता है या कुआं होता है उसमें डाल सकते हैं, तो वो उसको रिचार्ज गड्ढे कहा जाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, पानी चला जाता है तो वाटर लेवल जो होता है वो बढ़ता है। फिर डैम्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, छोटे छोटे नदियों पे बांध वगैरह बनाए जा सकते हैं, ठीक है। पानी को रोक कर उसका उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की उपलब्धि बतानी। जब हरित क्रांति भारत में अपनाई गई तो खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ गया, खासकर गेहूं का उत्पादन जो था वो काफ़ी बढ़ गया था। इसमें अच्छी क्वालिटी के बीज इस्तेमाल किए गए थे, इस्तेमाल की गई थी, कीटनाशक सिंचाई मशीन का इस्तेमाल किया गया था। किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो गुच्छित बस्ती है इसकी विशेषता आपको बतानी है। तो इसमें घर जो होते हैं पास पास होते हैं, ये भी आपको मैं करा चुका हूँ, ठीक है, क्लस्टर्ड। और इसमें उपजाऊ भूमि के आसपास वाले क्षेत्र में ऐसी बस्तियां बसती हैं, खासकर नदी जो होती है, ठीक है, उसके आसपास। और सामुदायिक जीवन यानी लोग मिलजुल कर रहा करते हैं एक दूसरे के साथ। पानी, सड़क, स्कूल, मंदिर की सुविधाएं यहाँ पे होती हैं। समूह में रहने से सुरक्षा और आपसी सहायता भी आसान हो जाती है, ठीक है। ये वाणिज्य पशुधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाणिज्य पशुधन का मतलब होता है बड़े पैमाने पे, ठीक है, पशुओं को पालना। बड़े बड़े फार्म होते हैं, एक ही तरह के पशु उसमें पाले जाते हैं। मशीनों का इस्तेमाल होता है, अच्छी नस्ल के जो जानवर होते हैं उनको रखा जाता है, अच्छा उनको भोजन दिया जाता है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो वैज्ञानिक तरीके से उसका इलाज किया जाता है, ठीक है। दूध, मांस, ऊन वगैरह मिल जाता है जिससे बेचकर लाभ कमाया जाता है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जलवायु प्रभावित करती है, भूमि का स्वरूप प्रभावित करता है, जल की उपलब्धता प्रभावित करती है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ की मिट्टी ये भी प्रभावित करती है, खनिज संसाधन और वनस्पति और प्राकृतिक आपदाएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गाँव के जो अधिवास होते हैं यानी ग्रामीण बस्तियाँ होती है उसकी 5 आपको स्वरूप बताने हैं। तो सघन बस्तियाँ आप जानते हैं जिसमें घर एक दूसरे के आसपास बने होते हैं। फिर विखंडित होती है जिसमें घर एक दूसरे से दूर दूर बने होते हैं। रेखीय यानी कि मान लो कोई ऐसी रेखीय पूरी बस्ती बस जाती है, जैसे रेलवे लाइन के किनारे या किसी नदी के किनारे, किसी नहर के किनारे जो बस्ती बस जाती है। वृत्ताकार, जैसे मान लो कोई तालाब है, कोई झील है, उसके चारों ओर जो जो बस जाती है बसावट, ठीक है, उसको वृत्ताकार कहा जाता है। ताराकार, इसमें कई सारी सड़कें होती है एक दूसरे से आके मिलती है, तो इसको ताराकार कहा जाता है। इसमें कई चौराहे आ जाते हैं और बाहर से एक दूसरे को मिलते हैं और वहीं पे बस्तियां बस जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। कच्चा माल, ये भी करवा चुका हूँ, कच्चा माल हो गया, बिजली, ठीक है, वहाँ पे लेबर है या नहीं, परिवहन कैसा है, बाजार कैसा है, पूंजी, ठीक है, पानी की उपलब्धता, सरकार की नीतियाँ, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। और ये भी हम कर चुके हैं कि भारत की कृषि की क्या समस्याएं हैं। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम बार बार नहीं डिस्कस करेंगे। अब देखो, मैप है, कनाडा बताना है, चाइना बताना है, रसिया बताना है, सऊदी अरब बताना है, कोलकाता बताना है, ठीक है। तो देखिए, कनाडा आपको उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में दिखेगा, फिर आपको सऊदी अरब यहाँ पे दिखेगा, और चीन जो है भारत के ऊपर दिख रहा है, और कोलकाता भारत में पूर्व की साइड में दिखता है, और रसिया आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से बता सकते थे। अब बात करते हैं 2022 का पेपर। तो देखिए 21-22 में कोविड चल रहा था, बड़ी मुश्किल से पेपर मिला है, 21 का तो नहीं मिला, 22 का मिला है। और इसमें 2 टर्म में पेपर हुए थे, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 का पेपर मुझे नहीं मिला, टर्म 2 का मिला है, तो मैं इसको करा देता हूँ। तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। प्रवास के 2 प्रमुख प्रकार, आंतरिक प्रवास होता है हमारे यहाँ पे और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है, ठीक है। आंतरिक मतलब देश के अंदर ही, अंतर्राष्ट्रीय देश के बाहर। नकदी फसल की बात करें, कपास गन्ना हो जाता है। टिस्को का फुल फॉर्म जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। संचार के कोई 2 स्रोत, टेलीफोन, टेलीविजन हो जाएगा। नवीकरणीय संसाधन की बात करें, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो जाएगा। वर्षा का जल संग्रहण कैसे कर सकते हैं, अपनी छत पर जो बारिश का पानी आता है उसको पाइप के जरिए किसी टैंक में पहुंचाया जा सकता है, ठीक है, भूमिगत टैंक बनवा के वहां पे पहुंचाया जा सकता है। परिवहन के 3 महत्व क्या है, परिवहन से कच्चा माल और तैयार माल आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। उत्पादक और उपभोक्ताओं को जोड़ने का काम करता है। व्यापार, उद्योग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, ठीक है। लोगों को परिवहन, मानव को भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में मदद करता है। लघु उद्योग की बात करें तो कम पूंजी लगती है इसमें, छोटे उद्योग होते हैं, स्थानीय कच्चा माल काम चल जाता है, रोजगार के अवसर लोगों को देता है, ठीक है। फिर दक्षिण भारत में चीनी के उद्योग के विकास, ये आपको नेक्स्ट पेपर जो मैं करा रहा हूँ उस पेपर में आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन में।
इसके बाद है कि भारत में प्रवास के किन्हीं 3 प्रमुख परिणाम। तो शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, गांव के क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी हो जाती है क्योंकि सब शहरों की तरफ चले जाते हैं, शहरों में बेरोजगारी हो जाती है और झुग्गी झोपड़ियाँ विकसित होने लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जल संसाधन की कमी के लिए किन्हीं 3 जो कारक है उसको बताना है। तो देखिए, जल संसाधन की कमी में आपको पता है कि भूजल क्यों हो रही है ये कमी, क्योंकि जमीन का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, जिसके कारण ग्राउंड वाटर लेवल गिर गया है। जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है तो फिर पानी की डिमांड बढ़ रही है, जिसके कारण क्या है, पानी कम होता जा रहा है। जल प्रदूषण, जल जो है प्रदूषित हो रहा है, नदियों में गंदा पानी फेंक दिया जाता है, केमिकल वाला पानी, ठीक है, तो हमारा नदी का पानी भी दूषित हो रहा है। इंटरनेट के 3 फायदे, ये क्या करता है, जानकारी को, इन्फॉर्मेशन को त्वरित पहुंचा देता है। त्वरित मतलब तुरंत पहुंचा देगा, मैं यहाँ पे एक बटन दबाऊंगा आपके पास मेरा मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक है। ये बहुत तेज है, ईमेल, वीडियो कॉल वगैरह हर चीज़ में बहुत तेज है। वीडियो कॉल में सेकंडों में आप बात कर सकते हो किसी से। ऑनलाइन एजुकेशन, बैंकिंग, खरीदारी सब में उपयोगी है। जनसंख्या के घनत्व को ये कराने वाला, ये पहले भी करा चुका हूँ और आगे के पेपर में भी है, ठीक है। इसके बाद आगे है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, कच्चे माल की उपलब्धता, फिर जलवायु हमारे यहाँ की सही है, श्रम भी यानी मजदूर उपलब्ध है, परिवहन सुविधाएं उपलब्ध है, ठीक है, बाजार उपलब्ध है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, ठीक है। यानी कि कच्चा माल की उपलब्धता प्रभावित करती है, जलवायु प्रभावित करती है, मजदूर की उपलब्धता प्रभावित करती है और परिवहन की सुविधा प्रभावित करती है और बाजार प्रभावित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका, ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम, क्योंकि आपको पता है सड़क जो होती है वो व्यापार और उद्योग के विकास में बहुत ज़्यादा सहायक है, क्योंकि कच्चा माल जो है और तैयार माल बाजार तक सड़कों से पहुंचाया जाता है। कृषि विकास, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के को बाजारों से जोड़कर उनको फ़ायदा पहुंचाती है। क्षेत्रीय विकास, किसी भी क्षेत्र के विकास में वहाँ की सड़कें बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। रोजगार सृजन करती है, क्योंकि सड़क को बनाना, बार बार उसे खोदना फिर बनाना, इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। अन्य परिवहन साधनों का भी सहयोग, ठीक है, सड़कें रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डों से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये पेपर खत्म हो जाता है। 2021 का क्वेश्चन पेपर मैंने बहुत ढूंढा, मुझको नहीं मिला, इस कारण मैं 2021 का नहीं करवा रहा हूँ। शायद पेपर हुआ भी था या नहीं हुआ था मुझे पता नहीं, क्योंकि उस समय कोविड चल रहा था, ठीक है। तो अब 2020 के पेपर को देखते हैं। 2020 का पेपर मिल चुका है तो इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निश्चयवाद, ये किसने दिया था, रेट जेल ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अमेजन नदी बेसिन किस तरीके से, यहाँ पे किस तरीके की जनसंख्या पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको विरल जनसंख्या मिलेगी, ठीक है। निम्न में से कौन संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है। तो संचार सेवा में क्या आएगा, ऑप्शन में है रेल, हवाई जहाज, या इनमें से कोई नहीं, इंटरनेट आता है, ठीक है। इंटरनेट के जरिए हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है। तो ये रूस में स्थित है, ठीक है, रसिया। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, 1881 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में है। तो आपको बिहार जैसे क्षेत्र में दिखेगी। नेक्स्ट है कि गन्ना उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है। तो यूपी में होता है, ठीक है। डायमंड हार्बर किस नदी पे स्थित है। तो ये हुगली नदी पे है। निम्न में से किस उद्योग को कच्चा माल वन से प्राप्त होता है, ठीक है। तो वन से कहाँ से मिलेगा, तो जो कागज उद्योग होता है इसमें कच्चा माल जो होता है पेड़ों से मिलता है, ठीक है, वन से हो जाएगा। प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है। तो प्रकृति का मानवीकरण का मतलब है कि प्रकृति मानव को अवसर देती है और मानव उस अवसर का इस्तेमाल करता है और उसके संसाधन का इस्तेमाल करके वहाँ पर डेवलपमेंट करता है, ठीक है। जैसे खेती करना, उद्योग बनाना, सड़कें, शहर, बांध वगैरह बनाना, ठीक है। यानी कि वो प्रकृति को अपने अनुसार बदलता है, तो इसी को प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। फिर अगला है कि वृहत उद्योग, यानी जो बड़े उद्योग होते हैं और दूसरा जो स्मॉल उद्योग होते हैं, यानी कि छोटे पैमाने के, यानी लघु उद्योग जो होते हैं, इनके बीच में क्या अंतर है। तो देखो, जो बड़े उद्योग होंगे उसमें ज़्यादा पूंजी लगती है, छोटे उद्योग में कम पूंजी लगती है। बड़े उद्योग में आपको पता है आधुनिक मशीन और उन्नत तकनीक चाहिए, हैवी मशीन चाहिए, इसमें सिंपल मशीन से भी काम चल जाता है। उत्पादन की मात्रा बड़े पैमाने में ज़्यादा उत्पादन होगा, लेकिन छोटे पैमाने के उद्योग में, लघु उद्योग में कम होगा। लेबर की बात करें तो यहाँ पे आपको बड़े पैमाने के उद्योग में कम मजदूर मिलेंगे, मशीनें आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, मशीनों पे ज़्यादा निर्भर होते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा मजदूर मिलेंगे, मशीनें कम मिलती है। फिर स्थान देखें तो ये शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में होता है, ये गांव और छोटे शहरों में भी हो सकता है। उदाहरण के लिए इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, ये बड़े उद्योग होते हैं। हथकरघा उद्योग, कुटीर उद्योग, ये लघु उद्योग में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्रियाकलाप आखेट और संग्रहण ये विश्व के किन क्षेत्रों में होता है। तो ये शिकार और संग्रहण का जो काम है प्राचीन समय में कई जगह होता था, खासकर अमेजन बेसिन में होता था, कॉन्गो बेसिन में होता था, दक्षिण पूर्व एशियाई जो वन वाला क्षेत्र था यहाँ पे होता था, आर्कटिक और उप आर्कटिक
ठीक है, यहाँ पे होता था। सड़क के फायदे क्या है ये नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसको हम कई बार कर चुके हैं। व्यापार संतुलन क्या होता है? व्यापार संतुलन का मतलब होता है कि निर्यात और आयात के बीच में, ठीक है, कुल मूल्य जो होता है उसमें एक बैलेंस बना रहना। कहने का मतलब है, अगर मान लो हम निर्यात ज़्यादा करते हैं तो ठीक है, हमारे लिए अच्छा माना जाता है या अनुकूल माना जाता है। अगर हम आयात ज़्यादा करते हैं, यानी बाहर से हम खरीदते ज़्यादा है लेकिन अपनी चीज़ें कम बेचते हैं, तो ये प्रतिकूल, यानी कि ये अच्छा नहीं माना जाता है। ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में क्या अंतर है, ये भी हम कर चुके हैं। तो ग्रामीण बस्ती में आपको पता है कि जनसंख्या कम होती है लेकिन नगरों में ज़्यादा होती है। ग्रामीण बस्ती में कृषि, पशुपालन, मछली पालन का काम होता है, यहाँ पे उद्योग, व्यापार, सेवा, ये सारे काम होते हैं। जनसंख्या घनत्व तो आपको गाँव में कम मिलेगा लेकिन शहरों में बहुत ज़्यादा मिलता है। सुविधाएं गाँव में कम मिलेगी, अच्छी अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा परिवहन आपको बहुत कम ही गाँव में मिलता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको शहरों में ज़्यादा मिलेगा। जीवन शैली गाँव की सरल सिंपल होती है लेकिन यहाँ पे व्यस्त लाइफ स्टाइल होता है। आवास देखें तो गांव में कच्चे, आधे कच्चे या पक्के, हर तरह के मकान मिलेंगे, लेकिन शहरों में आपको पक्के मकान मिलेंगे या अपार्टमेंट मिलेंगे, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें मिलेगी। पर्यावरण देखें तो स्वच्छ और प्राकृतिक होता है गांव का पर्यावरण, लेकिन शहरों में प्रदूषण और भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होता है। नगर और महानगर की परिभाषा। नगर ऐसा बड़ा शहरी क्षेत्र जहाँ जनसंख्या अधिक होती है, लोग मेनली उद्योग में काम करते हैं, व्यापार का काम करते हैं, परिवहन या सेवा सेक्टर से जुड़े होते हैं, ठीक है, यहाँ पे सारी सुविधाएं होती है, तो ये नगर होते हैं। महानगर की बात करें तो बहुत बड़ा अत्यधिक जनसंख्या वाला ये शहर होता है, जो देश के क्षेत्र, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बेहतरीन सुविधा मिलती है और बड़े बड़े उद्योग आपको यहाँ पे मिलते हैं। धात्विक और अधात्विक खनिज की आपको यहाँ पे अंतर स्पष्ट करना है। तो देखो, धात्विक खनिज की अगर हम बात करें तो इसमें धातु पाई जाती है, लेकिन अधात्विक में आपको धातु नहीं मिलेगी। इसमें चमक होती है, ये चमकदार होते हैं, लेकिन इसमें चमक कम होगी अधात्विक में। कठोरता की बात करें तो धातु जो होती है कठोर और मजबूत होती है, लेकिन अधात्विक नरम होते हैं, भंगुर होते हैं, टूट भी सकते हैं। पिघलाकर धातु को गलाकर हम उसको दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, उससे कई सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन ये गलाने से, ठीक है, इसको गलाने से धातु आपको नहीं मिलती है धात्विक में। उपयोग क्या होता है? मशीनों में, वाहनों में, भवनों में इसका इस्तेमाल होता है। इसका सीमेंट में, कांच में, उर्वरक, रसायन वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। भारत में सड़क मार्ग रेल मार्ग की अपेक्षा सुविधाजनक है। क्यों? क्योंकि डोर टू डोर पहुंचा देता है, लचीला है, सुविधाजनक है, कम दूरी के लिए बेहतर है, पहाड़ी और दुर्गम एरियो में जा सकते हो, निर्माण लागत कम आती है, ठीक है। तो ये इसके फायदे हैं। ये क्वेश्चन आ रखा है इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे। सूखा क्या होता है? सूखा एक ऐसी कंडीशन होती है जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक सामान्य से कम बारिश आती है तो वहाँ पे सूखा बढ़ जाता है, ठीक है। खेती और पेयजल की कमी हो जाती है, यहाँ पे खेती अच्छी नहीं हो पाती, पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं रहता। नेक्स्ट है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तीन कारक होते हैं, एक भौतिक होता है, एक आर्थिक होता है, एक सामाजिक होता है। भौतिक में जलवायु, भूमि की उर्वरता, जल की उपलब्धता, स्थल आकृति आती है। फिर आर्थिक में उद्योग और रोजगार के अवसर आ जाते हैं, परिवहन और संचार की सुविधा आ जाती है, व्यापार और संसाधनों का उपलब्धता आ जाती है, ठीक है। फिर सामाजिक और राजनीतिक में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं आ जाती है, सरकार की नीतियां आ जाती है। अगला है संचार सेवाएं क्या है? तो ऐसी सेवाएं जिनके माध्यम से सूचना, संदेश, विचार, समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं, उसको संचार सेवा कहते हैं। टेलीफोन से भी हम अपने संदेश पहुंचा सकते हैं, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो के जरिए, टेलीविजन के जरिए संदेश एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाए जाते हैं। पूरी दुनिया पे क्या प्रभाव है? दुनिया के देशों को इसने आपस में जोड़ दिया है। आज कोई भी घटना भारत में हो जाए पूरी दुनिया में तुरंत पता लग जाती है, अमेरिका में कोई घटना हो जाए पूरी दुनिया में तुरंत पता लग जाती है, ठीक है। व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी इसकी वजह से आसानी से हो पाया है। शिक्षा, बैंकिंग और ये सारी सुविधाएं ऑनलाइन हो गई है, तो आप घर में बटन दबा के सारे फायदे ले सकते हो, ठीक है। समाचार और जानकारी तुरंत दुनिया भर में पहुंच जाती है। सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैश्वीकरण को भी इसने बढ़ावा दिया है। ग्रामीण बस्तियों की समस्या क्या है? ये ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। भारत में जनसंख्या का जो वितरण है ये असमान है, क्योंकि यहाँ पे इसके कई कारण हैं, जैसे उपजाऊ भूमि, जहाँ पे उपजाऊ भूमि है केवल वहीं पे जनसंख्या ज़्यादा मिलती है। फिर समतल मैदानों में जनसंख्या ज़्यादा मिलती है, अनुकूल जलवायु में ज़्यादा जनसंख्या मिलती है, ठीक है। जलवायु का प्रभाव बहुत होता है, ठंडे या शुष्क क्षेत्रों में लोगों की संख्या कम होगी। जहाँ पे जल उपलब्ध होगा वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी, जहाँ पे आर्थिक अवसर होगा, उद्योग होंगे, व्यापार होगा, रोजगार होगा, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी। जहाँ पे अच्छा परिवहन संचार होगा वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। जहाँ पे सामाजिक और ऐतिहासिक जो क्षेत्र होगा वहाँ पे आपको जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है? भूमि में प्रदूषण होता है। प्लास्टिक बहुत धीरे धीरे नष्ट होती है, इसलिए मिट्टी में जमा होकर भूमि को प्रदूषित कर देती है, उसकी उर्वरक क्षमता को घटा देती है, ठीक है। जल प्रदूषण, जल में चली जाए तो जल प्रदूषण करती है। वन्य जीवों को नुकसान, आपने देखा होगा कई बार गाय वगैरह पन्नी खा लेती है, ठीक है, भोजन समझ के, तो उनकी मृत्यु हो सकती है, उनको नुकसान हो सकता है। वायु प्रदूषण, यानी प्लास्टिक जलाने पर जहरीली गैसें निकलती हैं, वायु प्रदूषण होता है इससे। मानव स्वास्थ्य पे भी इसका गलत
असर पड़ता है। आप देखते हो प्लास्टिक के बर्तन में गर्म चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक हमारे भोजन में चले जाते हैं, जिससे हमें कैंसर तक हो सकता है। अगला है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, रूस का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये पूर्व और पश्चिम रूस को जोड़ता है, बहुत लंबा रेल मार्ग है, और पूर्वी एशिया से यूरोपीय भाग को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, दूर दराज के क्षेत्रों तक फैला हुआ है। खनिज और प्राकृतिक संसाधनों का परिवहन जो होता है वो इसी से होता है, जैसे कोयला, तेल, गैस, लकड़ी या फिर अन्य जो चीज़ें हैं वो इससे ढोई जाती है। ठीक है, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया है इसने, व्यापार बढ़ा है इसके कारण, जनसंख्या और बसावट का भी विकास हुआ है। एशिया यूरोप व्यापार मार्ग, यानी एशिया और यूरोप के बीच में व्यापारिक मार्ग के रूप में इसे जाना जाता है और बहुत ज़्यादा लाभ होता है इससे। ठीक है, चाय के लिए आवश्यक भौगोलिक दशा, यानी चाय की खेती करनी है तो कैसी दशा होनी चाहिए। सबसे पहले जलवायु, गर्म और आर्द्र जलवायु चलेगी, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर चलता है। हल्की ठंड सहन कर सकती है ये, लेकिन जो ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो नुकसानदायक है। बारिश 150 से 300 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। वर्ष भर हल्की हल्की वर्षा जो होती है चाय की पत्तियों के विकास के लिए अच्छी मानी जाती है। मिट्टी जो है गहरी, उपजाऊ और अम्लीय होनी चाहिए, एसिडिक मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, और भूमि और ढाल, ये ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, ढाल वगैरह में इसको लगाया जाता है। इसमें लेबर चाहिए होती है, क्योंकि पत्ती तोड़ना जो होता है वो हाथ से ही होता है, तो पूरे समय देखें तो बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत इसमें पड़ती है। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग के विकसित अवस्था में होने के क्या कारण है। यहाँ पे कपास अवेलेबल है इसलिए यहाँ पे विकसित है। यहाँ की जलवायु ठीक है, नम है, ठीक है, काली मिट्टी है यहाँ पे, और बंदरगाह की सुविधा है कि वहीं से कपास लोग बाहर भी भेजा सकता है। परिवहन यहाँ पे बेहतर है, पूंजी भी उपलब्ध है, और मजदूर भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसके बाद आपको बताना है श्रीलंका, बे ऑफ मेक्सिको, नॉर्वे, अर्जेंटीना, मेडागास्कर, ये सब आपको कहाँ पे बताना है, मैप में बताना है। ठीक है, तो चलिए मैप देखते हैं। देखो, इसे बोलते हैं मेक्सिको की खाड़ी। ठीक है, बे ऑफ मेक्सिको, ये अर्जेंटीना है दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पे। ये मेडागास्कर द्वीप कहा कहलाता है। श्रीलंका आपको पता है भारत के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में है, और नॉर्वे जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये पेपर खत्म हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैंने सारे पेपर जितने मुझे मिले मैंने आपके लिए कराए हैं, तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको इस तरीके से शायद ही कोई वीडियो मिले जिसमें सारे पेपर आपको एक साथ सोल्यूशन कराए जा रहे हो।